नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में कि आखिर में ये तीसरी लहर कब आएगी और ये कितनी गंभीर हो सकती है। इसके आने का क्या कारण है और किस आयु के लोगों को ये सबसे ज़्यादा संक्रमित करेगी और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारत में तीसरी लहर ज़रूर आ सकती है और ये कितनी गंभीर होगी और ये कब तक आएगी, इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम कोविड उपयुक्त प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो ये हो सकता है कि ये लहर आए तो सही, लेकिन ये इतनी गंभीर ना आए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आखिर में ये तीसरी लहर क्यों आएगी, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो सबसे बड़ा कारण जो आप खुद ही देख रहे हैं वो है कि हमारे भारत में टीकाकरण जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। कहीं वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है या तो किसी को स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। देखिए, 135 करोड़ की आबादी वाला हमारा जो देश है उसमें अगर अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 14 करोड़ लोगों को ही टीका लगा है। उसमें भी सिर्फ 10 करोड़ लोगों को सिंगल डोज लगे हैं, वहीं सिर्फ 4 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगे हैं। अगर हमें इस तीसरी लहर से बचना है तो 70% भारत की आबादी को ये जो है टीका लगाना ही पड़ेगा, तभी हम इस लहर से बच सकते हैं। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि वायरस का जो है म्यूटेशन होना। म्यूटेशन का मतलब ये है कि वायरस जो है अपना व्यवहार हमेशा बदलता रहता है। कभी वो घातक रूप में आता है, कभी वो कम घातक रूप में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पहली लहर आई थी कोरोना वायरस की पिछले साल, तो वह इतनी घातक नहीं थी जितनी वो इस बार आई है, जो कि बहुत ही घातक है और जिसकी वजह से उसने काफ़ी लोगों की जान ले ली। तो कौन सा स्ट्रेन आएगा, कैसा आएगा, इसके बारे में भी कहना बहुत ही मुश्किल है। तीसरा दोस्तों जो है एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे। आईआईटी हैदराबाद जो है उनके प्रोफेसर ने जो है इटालियन रिसर्च पेपर के थ्रू ये पता किया कि जो कोविड संक्रमित पेशेंट्स हैं उनके शरीर में जो है, उनके ब्लड में जो है एंटीबॉडीज़ सिर्फ कुछ 6 से 7 महीने तक ही रह सकती है और जैसे ही एंटीबॉडीज़ ख़त्म होगी वैसे ही उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और वो फिर से इन्फेक्शन होने के उनको ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से वैक्सीन जो है, टीकाकरण जो है बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाना बहुत ज़रूरी है। बात आती है कि किस आयु के लोग जो हैं वो ज़्यादा संक्रमित होंगे। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि जब पहली लहर आई थी पिछले साल, तब जो है 45 के ऊपर के लोगों को इसने सबसे ज़्यादा संक्रमित किया और जब दूसरी लहर आई इस साल तो उसने जो है यंग जनरेशन को, यंग लोगों को सबसे ज़्यादा संक्रमित किया। अब क्योंकि जो टीकाकरण है वो 18 के ऊपर के लोगों के लिए अब अवेलेबल है, उनके लिए टीका बन चुका है, लेकिन जो बच्चे जो हैं 18 की उम्र से कम हैं और जो न्यूबॉर्न्स हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है इस कोरोना वायरस के होने के, क्योंकि अभी तक इनके लिए कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है। तो दोस्तों, जो सबसे ख़ास बात है वो भी है कि आखिर में हम इससे कैसे बचें, इससे कैसे हम लड़ सकते हैं। दोस्तों, किसी बुद्धिमान ने ये कहा है कि अगर हमें समस्या पहले से पता लग गई है तो उसका आधा हल तो यूं ही निकल गया है, जबकि हमें अलर्ट कर दिया गया है। हम भी तो भारत के निवासी हैं, हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम इस महामारी को कम करने के लिए कुछ कर सकें। कुछ ही चीज़ जो करनी है जो कि हमारे हाथ में है। हम जो है, आप समझ सकते हैं कि भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो कितने थक चुके हैं भारत में, आप खुद देख रहे हैं, और कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इसके कारण। मैं मानती हूँ कि हाँ, गवर्नमेंट को जो है वैक्सीन बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, उन्हें कोविड सेंटर्स बनाने चाहिए, वेंटिलेटर्स बढ़ाने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम हो जाना चाहिए। और जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अब बच्चों को होने के चांसेस हैं तो पीडियाट्रिक आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स, ये सब उन्हें कराना है, बिल्कुल कराना है। लेकिन हमारा भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है। देखिए, यूनिटी में ही स्ट्रेंथ होती है। अगर हम सब मिलकर इस महामारी से लड़े तो ये हो सकता है ये लहर कभी आए ना, और अगर आए तो बहुत धीमी गति से निकल के चली भी जाएगी। वो एटलीस्ट वो इतने लोगों की जान तो नहीं लेगी। तो हमें क्या करना है आखिर में इससे बचने के लिए? ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हमारे हाथ में, और हम इसको बहुत आसानी से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो
है टीका लगवाना। हाँ, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माना कि बहुत लोग यही कहेंगे कि हमें स्लॉट नहीं मिल रहा है या तो भारत में कहीं जगह वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी झिझक रहे हैं वैक्सीन लगवाने के। देखिए, मैं इसका बहुत बड़ा कारण आपको यही दूँगी कि जहाँ मैंने आपको बताया कि बच्चों को सबसे ज़्यादा होने के चांसेस है इस तीसरी लहर में। तो अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा हॉस्पिटल में होता है, वार्ड में होता है या आईसीयू में होता है, तो हम उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके माँ बाप या कोई भी उनका रिश्तेदार है, हम कोशिश करते हैं वो एक जन तो उनके साथ रहे। बच्चे तो बच्चे हैं, छोटे हैं, ना वो ऑक्सीजन मास्क लगवाते हैं या तो उनके हाथ में हम सुई लगाते हैं इंजेक्शन लेने के लिए, वो भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस ऐसे में उनके साथ किसी एक जन का होना तो बहुत अनिवार्य हो जाता है। अब आप देखिए कि कोविड कंडीशन है और अगर कोई 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा है और या तो जो अभी-अभी बॉर्न ही हुआ है, नवजात शिशु है, तो आप ऐसी कंडीशन में सोचिए अगर वो आईसीयू में है या वार्ड में है और उसके पेरेंट्स जो हैं, उनके जो माँ-बाप हैं, उनको अभी तक टीका नहीं लगा है, तो सोचिए ये कितनी ख़तरनाक कंडीशन हो जाएगी ऐसे यंग पेरेंट्स को उस वार्ड या आईसीयू में भेजने के लिए। अब हर बच्चे के साथ एक नर्स तो कोविड वाली कंडीशंस में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ना ही बराबर कंडीशन है। तो ये सोच के ही एटलीस्ट ये सोच के कि हमारे बच्चों का कैसे होगा, क्या ध्यान होगा, हमें जो है एटलीस्ट यंग पेरेंट्स जो हैं उन्हें टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम हमारे बच्चे की, भगवान ना करें हमारे बच्चे को कुछ हो, लेकिन अगर इन केस होता है तो हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो उसका भी हम अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। भारत में करीबन जो है 12 करोड़ यंग पेरेंट्स हैं जिन्हें वैक्सीनेट होना, तीसरी लहर से पहले होना बहुत ज़रूरी है और वो भी उनको दोनों डोज लग जाने चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मास्क पहनना। हाँ, बिल्कुल लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं। सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि भारत में अभी भी 50% लोग जो है मास्क नहीं पहनते हैं और उसमें से जो पहनते भी हैं तो वो सही तरीके से मास्क नहीं पहनते हैं। प्लीज़ 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 मास्क पहनिए। मास्क जो है बिल्कुल हमें बचाता है इन्फेक्शन होने से। डबल मास्क पहनिए, N95 मास्क खरीदिए या ट्रिपल लेयर वाला मास्क पहनिए प्लीज़। और सही तरीके से मास्क लगाना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मास्क लगा लेने से कुछ नहीं होता, उसे सही तरीके से लगाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ 6 फीट की दूरी बनाए रखें दूसरों से, और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो हम घर से बाहर ना निकलें, बिल्कुल भी ना निकलें। जब तक ये कम केसेस कम नहीं होते हैं भारत में, जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं होते हैं, तब तक कोशिश कीजिए कि घर में ही रहें और लोगों को भी अवेयर करवाइए कि प्लीज़ आप घर में रहिए। अभी जितना आप घर में रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। चौथी चीज़ जो है दोस्तों वो है वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करना, यानी घर बैठे बैठे काम करना। हाँ, ये चीज़ को हमें बढ़ाना अभी तो है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दूसरों को बताएं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितना हम घर में रहेंगे तो हम उतना कम जो है वायरस को स्प्रेड होने से बचाएंगे। इस चेन को तोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस जितना म्यूटेट होता जाएगा, जितना ये लोगों में फैलेगा, उतना ज़्यादा ये सीरियस जो है होता जाएगा, उतना ज़्यादा ये लोगों की जान लेता जाएगा। तो जब तक हम पूरी तरीके से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट नहीं होते हैं, तब तक तो कोशिश कीजिए कि आप घर बैठे बैठे जितना हो सके काम करें। अपने आसपास के लोगों को समझाएं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अपने कलीग्स को, अपने घर वालों को, जिसको भी आप समझा सकते हैं प्लीज़ आप समझाएं कि अभी जितना हो सके आप घर पे ही रहें और घर बैठ के ज़रूर काम कीजिए। पांचवी चीज़ दोस्तों वो ये करनी है कि बच्चों को कैसे ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए, बच्चे जो हैं बहुत छोटे से होते हैं और उन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद होता है। आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनको धूप में बिठाएं, उन्हें अच्छी हरी हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स जो है सीजनल फ्रूट्स है आप वो खिला सकते हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए। जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं घर में रहते हुए, आप बच्चों के लिए वो कीजिए।
उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप बच्चों को अपने साथ में बिठाइए, उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें सिखाइए। अगर आप करेंगे तो वो ज़रूर आपको फॉलो करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों की रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उन्हें फुग्गा फुलाने के लिए दे सकते हैं कि बच्चे फुग्गा फुलाएँ, या हम बबलिंग वाला जो है स्ट्रॉ लेके पानी में, एक गिलास पानी में एक गिलास में थोड़ा पानी भर के अगर हम बच्चों को स्ट्रॉ दें और उसमें बबल करने के लिए बोलें, तो ये भी एक बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। तो ये हम खेल खेल में उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें मास्क की अवेयरनेस बताइए, घर में रह के हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और प्लीज़ 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 बच्चों के साथ जो है न्यूज़ ना देखें, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उनके ऊपर। अगर हम घबराए रहेंगे तो हमारे बच्चे हमें बहुत जल्दी समझ जाते हैं, हम खुश रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। उनके साथ जितनी ज़्यादा आप अच्छी एक्टिविटी करेंगे, जितनी एक्सरसाइजेस सिखाएंगे, जितना खेलेंगे उनके साथ, उतना वो सुरक्षित रहेंगे। और दोस्तों आखिरी जो चीज़ है जो हमें करनी है वो है वेंटिलेशन। हाँ, घर के खिड़की दरवाजे सुबह उठते से आप ज़रूर खोलें। जितना आप खुले इन्वायरमेंट में घर में रहेंगे उतना आपको ताज़ी हवा मिलेगी। ताज़ी हवा में एक्सरसाइज कीजिए, और जितनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो आप करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स के लिए, आपकी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है और हम ये कर सकते हैं। अगर हम 1% भी, हम हर परिवार में से हर परिवार भी पार्टिसिपेट करेगा तो ये लहर को हम ज़रूर हरा पाएंगे और इस कोरोना से हम ज़रूर जीत पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।